आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज हम बात जो करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही ख़ास ऐसा हमारा मौजू है, सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से आलूदगी बढ़ती जा रही है और इसकी वजह बहुत सारी हैं। इसकी वजह से जो लोग मुतासिर हो रहे हैं वो बहुत सारे लोग हैं। तो क्या होता है, ये जो हमारा आज का मौजू है अस्थमा, उस पर बात की जाएगी, उसके वजूहात पे बात की जाएगी और उन बातों पे बात की जाएगी जो रिपोर्ट्स कह रही हैं। इस वक्त हर किसी को ख़बरदार हो जाना चाहिए और समझना चाहिए कि ये जो मर्ज़ है, अस्थमा हो या एलर्जी हो या दूसरी तरह के ऐसे अमराज हों जो लंग्स को यानी कि फेफड़ों को मुतासिर कर रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि घर पर कोई भी बच्चा, बूढ़ा या जवान रात को सांस लेने में जिसे परेशानी महसूस हो रही है या फिर वो सोते सोते उठ के बैठ जाता है, उसे खांसी हो रही है, उसकी खांसी रुक नहीं रही है, तो ये ख़ास तौर पर अगर हम इस अपने शहर दिल्ली की बात करें तो ये बिल्कुल आम होता जा रहा है। तो उसके बहुत सारी एलर्जी भी हो सकती है, अस्थमा भी हो सकता है या दूसरी तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। तो आज के इस मौजू में हम सिर्फ बात करेंगे अस्थमा पर। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी अगर अस्थमा को लेकर कुछ जानना चाहते हैं, किसी तरह के सवालात आपके हैं, तो जो टोल फ्री नंबर हमारे प्रोग्राम में लगातार दिखाया जाएगा उस पर आप डायरेक्ट फ़ोन कीजिए और हमारे माहिरीन से, जो हमारे एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात कीजिए। तो शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की इस बेहद ख़ास रिपोर्ट के साथ। मुलाज़ा फरमाइए। दमा एक ऐसी बीमारी है जो सांस की नालियों को मुतासिर करती है। इस बीमारी में फेफड़ों की हवा की नालियां सूज जाती हैं और तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी, सीने में जकड़न, खांसी और सांस फूलने जैसी अलामात जाहिर होती हैं। दमा किसी भी उम्र के फर्द को हो सकता है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों में ये ज्यादा पाया जाता है। आलमी इदारे सेहत WHO के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 26 करोड़ से जायद अफराद दमा यानी अस्थमा का शिकार हैं। आलूदा माहौल, गर्दो-गुबार, धुआं, सिगरेट नोशी, एलर्जी, मौसम की तब्दीली, पालतू जानवरों के बाल और बाज औकात मौरूसी अवामिल इस बीमारी की अहम वजूहात है। बाज लोगों में ज्यादा ठंडी अशिया या सख्त वर्जिश भी दमे के दौरे को बढ़ा सकती है। दमा मुकम्मल तौर पर खत्म तो नहीं होता, लेकिन एहतियात और बरवक्त इलाज से इसे काबू में रखा जा सकता है। मरीज को चाहिए कि वो गर्दो गुबार और धुएं से दूर रहे, घर की सफाई का खास ख्याल रखे, सिगरेट नोशी से मुकम्मल परहेज करे और डॉक्टर की तजवीज करदा इनहेल्स या दवाएं बाकायदगी से इस्तेमाल करे। मुतवाज़िन ग़िज़ा, हल्की वर्जिश और साफ माहौल भी इस बीमारी में मददगार साबित होते हैं। अगर दमे की अलामात बार बार जाहिर हों या सांस लेने में शदीद दुश्वारी हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि बरवक्त इलाज मरीज की जिंदगी को महफूज बना सकते हैं। कितनी अच्छी तरीके से हमारी रिपोर्ट में बताया है कि अगर बर वक्त इलाज शुरू कर दिया जाए तो हम जान बचा सकते हैं किसी की भी। जिसके साथ भी किसी तरह की परेशानी हो रही है तो हमारी गुजारिश है फ़ौरन अपना इलाज कराएं और पूरी तरह से ठीक हो जाएं। तो यहाँ पर मैं तारुफ़ कराता हूँ अपने मेहमानों से। आज का हमारे मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही सीनियर यहाँ पर पल्मोनोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर आशीष जैन। आपका खैर मकदम, वेलकम इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोहित कुमार, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी में एडिशनल प्रोफेसर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ मित्तल, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी, एम्स दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। प्रोग्राम हमारा बहुत ही ख़ास मौजू है, तो हमारे प्रोग्राम शुरू होते ही एक कॉल आ गई है यहाँ पर। डॉक्टर साहब, मैं कॉल ले लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात जारी रहे। जी। हेलो हेलो हेलो
हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो, शायद कनेक्ट नहीं हो पा रही है कॉल। हेलो, कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है यहाँ पर अभी। और हम पहला सवाल आपसे लेंगे डॉक्टर आशीष। मैं जानना चाहता हूँ, हमारे प्रोग्राम देखने वाले जानना चाहते हैं, रिपोर्ट में बहुत चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये जो अस्थमा लफ्ज़ है ये अपने आप में डरा देता है किसी को भी, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप बताएं कि अस्थमा होता क्या है। डॉक्टर आशीष। देखिए, मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो अस्थमा सांस की नलियों की सूजन है और सिकुड़न है। जब हमारी सांस की नलियाँ होती हैं वो छोटी छोटी नलियाँ जो हैं उनमें जब सूजन होती है और सिकुड़न हो जाती है तो उससे सांस लेने में दिक्कत आती है, जिसे कि हम अस्थमा का रूप कहते हैं। उसमें अस्थमा का डायग्नोसिस बनता है। अब वो जो सिकुड़न होती है वो कई कारणों से हो सकती है। वो किसी चीज़ की एलर्जी के कारण हो सकती है, या जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं अगर हमने वो इनहेल कर लिए हैं उसके कारण हो सकती है, या प्रदूषण के कारण हो सकती है। आमतौर पे ये देखा गया है कि जो अनुवांशिक तरीके से जो जीन्स आती हैं उसके कारण भी, जेनेटिक्स के कारण भी हमें ये अस्थमा की शिकायत होती है। वो लोग जो हैं जिनके पेरेंट्स में अस्थमा रहा है उनमें ये प्रॉब्लम होने की चांसेस ज़्यादा हैं। जिनको एलर्जी की शिकायत होती है उनको भी अस्थमा अक्सर देखा जाता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अस्थमा शब्द से जो आपने बोला कि जो डर बहुत लगता है, सबसे पहले तो वो डर को हटाना है। जैसे ही अगर वो डर को हटाया है तो आधी बीमारी तो वहीं दूर हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत बात बोली है यहाँ पर डॉक्टर आशीष जैन ने कि अगर डर को हटा देंगे तो आधी बीमारी दूर हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। अब ये जानना ज़रूरी है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर की बात की है डॉक्टर आशीष ने, यहाँ पर बताया है कि किन चीज़ों से ये चीज़ बढ़ सकती है। डॉक्टर रोहित, मेरा सवाल आपसे है यहाँ पर। मैं जानना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, क्या ये जो अस्थमा है ये एलर्जी का बढ़ती हुई शक्ल है, या फिर अस्थमा और एलर्जी में क्या फ़र्क है, कैसे दोनों में फ़र्क महसूस करें? तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एलर्जी अस्थमा एक तरीके का एलर्जी है। क्या होता है कि एलर्जी में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बॉडी रिएक्ट करने लगती है। तो एलर्जी अगर आँखों की होगी तो आँखों से पानी आने लगेगा, नाक की हो सकती है, गले की हो सकती है, स्किन की हो सकती है, पेट की हो सकती है। वैसे ही सांस की नली की एलर्जी को हम एक तरीके का अस्थमा बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि सांस की नली में सूजन हो जाती है, और कोई भी इन्फ्लेम्ड एरिया है, जो ये सूजा वाला एरिया है, उसको आप हल्के से भी छुएंगे तो वो दर्द बहुत ज़्यादा करता है। वैसा ही सांस की नली में हो गया है कि वहाँ पे एक सूजन आ गई है, कोई ट्रिगर आएगा तो वो उसको रिएक्ट करेगा, हाइपर रिएक्ट करेगा, उसमें ब्रोंकोस्पैज़म होगा, सिक्रीशंस बढ़ेंगे। तो आप ये सोचिए कि एक तरीके की एलर्जी जो सांस की नली की है वो अस्थमा है, और जब भी कोई ट्रिगर आता है वो उस एलर्जी के सिम्टम्स को बढ़ा देता है। जब भी कोई ट्रिगर होता है तो वो इसके सिम्टम्स को बढ़ा देता है, और दूसरी तरह की जो क्रोनिक शक्ल है वो भी अख्तियार करने के चांसेस रह सकते हैं। अब ये डॉक्टर रोहित ने यहाँ पर ट्रिगर की बात की है, तो मेरी गुजारिश ये रहेगी डॉक्टर सौरभ से, आप इस पर रोशनी डालिए, बताइए कि जो ट्रिगर वाले हालात हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अस्थमा को बढ़ा सकती हैं, उसके मरीज़ को मुतासिर कर सकती हैं। डॉक्टर सौरभ। अगर हम देखें तो अस्थमा के मरीज़ों में ट्रिगर्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन ट्रिगर होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन। मरीज़ को बुखार हुआ, गले में दर्द हुआ, ज़ुकाम हुआ, तो उससे अस्थमा ट्रिगर हो जाता है, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। और कॉमन ट्रिगर होती हैं जैसे प्रदूषण का होना। आप देखेंगे जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, प्रदूषण बढ़ जाता है, उस समय लोगों को अस्थमा के अटैक पड़ने लगते हैं। तीसरा कारण होता है पशु पक्षी, जैसे जो पेट्स होते हैं, कैट है या डॉग है, तो जो उनके फर घर में गिरते हैं उसकी वजह से भी लोगों को अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। बाकी कुछ माइट्स होते हैं, जैसे कंबल है, अगर उसकी सफाई नहीं हुई, या घर में एसी है उसकी क्लीनिंग नहीं हुई, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से भी अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। और एक कॉमन ट्रिगर होता है पोलन, जो कि हम कहते हैं पराग के कण जो हवा में होते हैं। जो जनरली ये जो मौसम है अप्रैल मई का, इस समय हवा में बहुत धूल होती है, या जैसे गेहूं की कटाई होती है उस समय बड़ी धूल होती है, तो उन सब कणों की वजह से भी अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। तो जनरली इन्फेक्शन और कुछ वायरल जो इन्फेक्शंस होते हैं और कुछ ट्रिगर्स जो धूल, धुआं, मिट्टी, इन सब की वजह से अस्थमा ट्रिगर हो जाता है और मरीज़ को सांस की दिक्कत बढ़ जाती है, या कभी मरीज़ अपनी दवाई छोड़ दे। ये भी बहुत कॉमन ट्रिगर होता है कि जो लोग रेगुलर इन्हेलर ले रहे थे और इन्हेलर छोड़ दिया तो तुरंत उनकी दिक्कत बढ़ जाती है।
देखिए हेलो डॉक्टर प्रोग्राम का हमेशा ये मकसद रहा है कि आप इस चीज़ को समझिए कि डॉक्टर सौरभ ने बहुत अच्छी चीज़ पर यहाँ रोशनी डाली है, और वो है कि दवाओं का छोड़ना, उन्हें इग्नोर करना। जो आपको इनहेलर डॉक्टर रिकमेंड करता है वो बहुत ही ख़ास अहमियत रखता है उन मरीज़ों के लिए जिनका अस्थमा बना हुआ है और जो इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर सौरभ, थोड़ा सा एक चीज़ और क्लियर कीजिए यहाँ पर। आपने पालतू जानवर की यहाँ पर बात की है, तो थोड़ा सा ये बताइए, जो कबूतर लोग पाल लेते हैं घर में, मुर्गी पालन करते हैं, क्या वो लोग भी ख़तरे में हो सकते हैं? और अगर ऐसा है तो वो किस तरह की एहतियाती तदाबीर यानी कि प्रिकॉशंस ले सकते हैं? तो ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि क्या होता है, जो कबूतर या मुर्गी हैं उनके अपनी जो बीट होती है, जिसको कहते हैं कि उनका एक्सक्रीटा जो होता है या उनके जो पंख गिरते हैं, उसकी वजह से लोगों में बीमारी बन जाती है जिसको हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस कहते हैं जी। वो एक अलग बीमारी है और उसके अलग लक्षण होते हैं। ओके। साथ के साथ अगर अस्थमा के मरीज मुतासिर करती है, यस, लंग्स की बीमारी होती है जी। साथ ही साथ जो अस्थमा के मरीज होते हैं, अगर उनके घरों में इस तरह के जानवर हैं तो उनको भी इन पंखों की वजह से अस्थमा के अटैक बढ़ सकते हैं। तो जनरली हम मरीजों को बताते हैं कि अगर आपको अस्थमा है तो आप अपने घर में कोई भी जानवर ना पालें, कोई पशु पक्षी ना रखें। अगर रखें ना जरूरी है, बच्चों को बहुत बार लगाव होता है बिल्ली से, कुत्ते से, अपने तोते से, तो हम कहते हैं कि भाई आप उसकी बीट से दूर रहें या उसके पंखों की साफ सफाई ना करें, ताकि आपको एक्सपोजर ना हो और अस्थमा के अटैक आने के चांसेस कम हो। मास्क का भी कोई रोल हो सकता है वहाँ पर अपने को हिफाजत करने के लिए? अपनी मास्क अगर यूज़ किया जाए तो क्या ये बेहतर है? हाँ, तो मास्क से बहुत बार जो एक्सपोजर होता है वो कम हो जाता है, परंतु मास्क के साथ सिर्फ प्रॉब्लम एक होती है कि वो रेगुलर किसी भी पर्सन के लिए अपने घर में यूज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी धूल मिट्टी वाली जगह पर गए, मास्क लगाकर जाएं, बहुत अच्छा है, पर 24 घंटे घर में मास्क लगाकर रह पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अपने घर की सफाई बहुत जरूरी है अस्थमा के ट्रिगर्स को रोकने के लिए। सफाई पर तो हर बार ध्यान देना चाहिए। कोई भी हेलो डॉक्टर का शो होता है, अक्सर माहिरीन बताते हैं कि कोई भी चीज़ हो, हाइजीन का, सफाई का और अपने आसपास के माहौल का साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने घर की सफाई रखिए और अपने मन में भी सफाई रखिए। एक सवाल डॉक्टर आशीष जैन से यहाँ पर मैं लूँगा। डॉक्टर आशीष जैन, सांस फूलना एक आम यहाँ पर सिम्टम है, अलामात है। बहुत से लोगों को सांस कमज़ोरी की वजह से फूलता है, बहुत से लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो लंग्स की बात यहाँ पर हो रही है उसका भी सीधा ताल्लुक़ इस सांस फूलने से हो सकता है। तो ये जो अस्थमा है, इसमें सांस फूलना जिसकी शुरुआत है अस्थमा की, और किसी को सपोज़ किसी की हार्ट की प्रॉब्लम है, उससे सांस फूलना, कैसे फ़र्क महसूस किया जा सकता है, या दोनों में सेम तरीके से सांस फूलता है? देखिए, सांस फूलना एक कॉमन सिम्टम है। वो हार्ट का कारण भी हो सकता है, वो लंग्स के कारण भी हो सकता है, एनीमिया के कारण हो सकता है, या सिर्फ डीकंडीशन्ड बॉडी जो ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं की है जिस बंदे ने, अदरवाइज सारे ऑर्गन्स ठीक हैं, वो भी अगर अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज अगर किसी दिन करेंगे तो उस दिन उनकी भी सांस फूलेगी। तो कई सारे चीज़ होते हैं, कई लक्षण उसमें ख़ास तौर पे रहते हैं। जो एस्थमा का जो सांस फूलना होता है वो बैठे बैठे भी हो सकता है, कुछ काम करने पे या चलने पे भी हो सकता है। यूजुअली किसी एक्सपोजर पे होता है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, वायरल इन्फेक्शन के बाद हुआ, या पोलन के एक्सपोजर के बाद हुआ, या तेज गंध या परफ्यूम के बाद हुआ, धूल के बाद हुआ, तो वो उस तरीके से होता है। एक चीज़ जो बाकी चीज़ों से अलग करती है उसको, वो होता है एक वीजिंग साउंड, एक विस्लिंग, सीटी बजने जैसा साउंड आता है। वो कई बार एस्थमेटिक, जरूरी नहीं कि हर मरीज में ये लक्षण आए, बट अक्सर ये लक्षण उन मरीजों में देखा गया है। कई बार ये मिडल ऑफ द नाइट में जो सांस फूलती है, रात को सोते सोते जो सांस फूलती है, वो भी अस्थमा का लक्षण हो सकता है। बच्चों में खासतौर पे सांस, खर्राटों से तो कोई ताल्लुक नहीं है इसका? नहीं, खर्राटे तो बिल्कुल ही अलग चीज हो गई, वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, वो एक अलग ही बीमारी है। ओके। जो अस्थमा के मरीज हैं उनमें खर्राटे कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खर्राटे का वो अलग चीज़ है। ओबेसिटी से ताल्लुक, ओबेसिटी से ताल्लुक है उसका, एस्थमा से उतना ताल्लुक नहीं है। बच्चों में अक्सर ये जो अस्थमा जो होता है वो खांसी के रूप में आता है। उनमें सांस फूलना उतना ज़्यादा नहीं होता है। जब वो भागते हैं, दौड़ते हैं, या जब उनके अस्थमा का अटैक आता है तो वो उनको खांसी के सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं। बड़ों में भी आ सकते हैं जी। तो यही थोड़ा सा मैं और गुजारिश यहाँ पर आपसे करूँगा। आपने यहाँ पर लक्षण की बात की है, सिम्टम्स की बात की है, थोड़ा सा इसमें तफसील से बताइए कि जो शुरुआती इसके सिम्टम्स हैं, अलामात हैं,
हम अस्थमा की बात कर रहे हैं, तो इसके शुरुआती बच्चों में किस तरह के सिम्टम महसूस किए जा सकते हैं, बड़ों में किस तरह के महसूस किए जा सकते हैं, या फिर बुजुर्गों की बात करें उन्हें किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं? डॉक्टर आशीष जैन। देखिए, इसमें जो बच्चे जो रहते हैं उनमें अक्सर सांस फूलना या जिसे हम बोलते हैं पसलियाँ चलना, आम भाषा में जो बोला जाता है, ये लक्षण बहुत देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ उनको एलर्जी की शिकायत भी होती है। कई लोगों को नाक में हल्का हल्का पानी आता है, स्टफी नोज़ रहती है, नाक बंद रहती है, छींक वगैरह बहुत आती है। यूजुअली ये सीजनल वेरिएशन रहते हैं। कुछ सीज़न ऐसे रहते हैं जिनमें ये परेशान करते हैं, कुछ सीज़न ऐसे रहते हैं जिनमें ये मरीज़ जो है आमतौर पे ठीक रहता है। जी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यूजुअली जो बचपन में जो एस्थमा या एलर्जी की जितनी भी शिकायतें हैं, जब वो बच्चे बड़े होते हैं और स्कूल से कॉलेज की तरफ जाते हैं, तो अधिकांश बच्चों में वो परेशानी ख़त्म सी होने लगती है या बहुत सीमित हो जाती है। कुछ लोगों में ख़त्म हो जाना है, ये थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है, यहाँ रोशनी डालने की ज़रूरत है। हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है? नहीं, यूजुअली एस्थमा को या एलर्जी को हम पूरी तरीके से क्योर होना तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो बीमारी का क्योर नहीं है। बट हाँ, बॉडी उसको उस तरीके से अडेप्ट कर लेती है कि उसके सिम्टम्स उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। फिर कभी अगर भविष्य में वो उन चीज़ों से, परागकण से में आता है, चीज़ें करता है, या तेज गंध से या एनिमल डेंडर से अगर वो उनके एक्सपोजर में आएंगे, तो फिर वो वापस से वो सिम्टम्स उनको आ सकते हैं। जब वो हम एडल्टहुड की अगर हम बात करें तो यूजुअली ये जो सिम्टम्स हैं, अगेन वो सीजनल वेरिएशन तो होता ही है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। और वो जब सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तेज भाग रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं, तब उनको ये सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ एलर्जी के दूसरे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। आंखों में से पानी आना, नाक में से पानी आना, छींक होना, खुजली वगैरह की कोई शिकायत, ये तमाम सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया ऑडिबल वीज है, वो सारी परेशानियां हैं। यूजुअली रात में खांसी आना, रात में सांस फूलना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है। बुजुर्गों की थोड़ी सी बात की जाए तो उनके बारे में क्या रहे आपकी? सॉरी, बुजुर्ग लोग हैं उनके बारे में क्या? मोटे तौर पे सिम्टम्स इसी तरीके के रहते हैं। बट बुजुर्गों में एक चीज़ और हो जाती है कि उनमें क्रॉनिसिटी आ जाती है, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन में ये नई बीमारी नहीं आती है, ये वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने एडल्टहुड से। तो तब तक आते आते अगर वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ है तो एक क्रॉनिसिटी आ जाती है। तो जहाँ जितना सीजनल वेरिएशन हमें यंग एडल्ट्स में देखने को मिल रहा है, उतना सीजनल वेरिएशन हमें एल्डरली में नहीं दिखता है। उसमें मोटे तौर पे किसी मौसम में थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी मौसम में कम रहता है, पर पूरी तरीके से ख़त्म यूजुअली नहीं होता है। तो वो एस्थमा के सिम्टम्स बाकायदा उनमें बने रहते हैं। उसको एक और बीमारी के नाम से हम जानते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज एस्थमा COPD ओवरलैप सिंड्रोम। तो अक्सर वो सीनियर सिटीजन में देखा जा सकता है, COPD वगैरह के केसेस ज़्यादा देखने वो देखने को तफसील से यहाँ डॉक्टर आशीष ने रोशनी डाली है और बहुत ही बारीकी से चीज़ों को बताया है यहाँ पर डॉक्टर आशीष जैन ने। अब एक सवाल, हमने सिम्टम्स की बात कर ली, हमने समझने की कोशिश की कि अस्थमा होता क्या है। अब बात होती है कि इसके टेस्ट क्या है, इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, और एक डॉक्टर कैसे समझता है कि जो पेशेंट सामने हमारे बैठा है ये अस्थमा का मरीज़ है। इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर रोहित से। डॉक्टर रोहित, आप बताइए कि ये जो अस्थमा का मरीज़ है उसके लिए आप कैसे डायग्नोज करते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं? क्या एक टेस्ट से पता चल जाता है या कई मरहलों में, कई स्टेप्स में उनको टेस्ट को करना पड़ता है? डॉक्टर रोहित, जो यूजुअल केसेस हम देखते हैं उसमें अस्थमा डायग्नोसिस एक्चुअली उतना मुश्किल नहीं होता। सिर्फ पेशेंट की हिस्ट्री से ये क्लियर किया जा सकता है कि पेशेंट को अस्थमा है। हिस्ट्री में हम ये पूछते हैं कि आपको सिम्टम्स कब से हैं, और अस्थमा के सिम्टम्स में एक चीज़ होती है वेरिएबिलिटी जी, या तो वो सुबह के वक्त, शाम के वक्त, हफ्ते में कभी, महीनों में कभी, एंड साल में 1-2 अटैक्स। तो ये वेरिएबिलिटी ऑफ सिम्टम्स, जिसमें मरीज़ को कुछ दिनों के लिए दिक्कत रहेगी एंड फिर कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, टेक्निकली सिर्फ हिस्ट्री के बेसिस पे आप एस्थमा बहुत क्लियर कट डायग्नोज कर सकते हैं। बहुत रेयरली होता है कि बाकी और टेस्ट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। एक सिंपल टेस्ट जो है वो है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री है एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम फूक मार के देखते, पेशेंट से फूक करवाते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि फेफड़ों की क्षमता कितनी है।
तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि सांस की नली में ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं। माइंड यू स्पायरोमेट्री कैन बी नॉर्मल ऑल्सो। जी। अगर हमने इस पेशेंट का उस वक्त टेस्ट कराया जब सांस की नली की सूजन कम है तो हमें एक नॉर्मल स्पायरोमेट्री भी मिल सकती है। तो नॉर्मल स्पायरोमेट्री डज नॉट रूल आउट एस्थमा। ये नहीं कि अगर आपका नॉर्मल आया तो आपका एस्थमा नहीं हो सकता। कई बार वो एस्थमा का टेस्ट हमें उस दौरान कराना होता है जब सिम्टम्स हों। तो जैसे आपने कहा कि कई बार ये होता है एक बार में टेस्ट और कंफर्म नहीं भी हो सकता है हमें टेस्ट बार बार कराने पड़े। साथ ही साथ कुछ और टेस्ट अवेलेबल हैं जो आजकल यूज़ किए जाते हैं। फिनो है, ब्लड टेस्ट हैं। इससे हम ये देखते हैं कि एस्थमा अनेक प्रकारों का होता है, एक हेटेरोजेनस डिजीज़ है, तो उसमें किस वजह से सूजन आ रही है, इयोसिनोफिलिक है, नॉन इयोसिनोफिलिक है, तो ये हम ब्लड टेस्ट से, फिनो से हमें एक आइडिया मिल जाता है। तो कई चीज़ें हैं करवाने को, बट अगर मैं आपको प्रैक्टिकली अपनी ओपीडी का एग्जाम्पल दूँ तो कई केसेस तो सिर्फ हिस्ट्री के बेसिस पे पेशेंट से बात करके ही हम कंफर्म कर पाते हैं कि उनको एस्थमा है या नहीं है। ओके, बहुत तफसील से बताया हैं डॉक्टर रोहित ने। अब डॉक्टर सौरभ की तरफ मैं रुख करूंगा। डॉक्टर सौरभ, एक सवाल बहुत ही मेरे मन में आ रहा है, थोड़ा सा मैं आपसे गुजारिश करूंगा उस पर रोशनी डालिए कि ये जो अस्थमा का अटैक होता है या अस्थमा के जो मरीज़ होते हैं, क्या ये कोई ख़ास एरिए में ज़्यादा देखे जा सकते हैं? हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, हम बात कर रहे हैं एनसीआर की, या कहीं कोई एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड लोग कहाँ इसमें देखे जाते हैं डॉक्टर? तो अगर हम अस्थमा होने की बात करें तो वो तो कहीं भी हो सकता है। पहले हम कहते थे कि एक सोच थी कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यानी जैसे भारत है, ऐसे देशों में अस्थमा के मरीज़ कम होते हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें एलर्जिक अस्थमा ज़्यादा कॉमन होता है। बट समय के साथ ये देखा गया है कि भारत के सभी हिस्सों में भी अस्थमा बहुत कॉमन है। ये जो धूल मिट्टी वाले इलाके हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में कहूँगा या फिर राजस्थान कहूँगा, वहाँ थोड़ा ज़्यादा होता है और अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आपका पॉल्यूशन है, आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, तो अटैक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपकी हवा साफ़ है, आपको पॉल्यूशन का एक्सपोजर नहीं है, आपको डस्ट का एक्सपोजर कम है, वहाँ जैसे जहाँ खेती नहीं होती वहाँ अस्थमा के अटैक आने के चांसेस कम हो जाते हैं। गाँवों में बहुत कॉमन है अस्थमा, तो ज़्यादातर लोग अस्थमा को अस्थमा समझते ही नहीं है और इलाज नहीं कराते। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इलाका इससे बचा हुआ है, पर जो धूल मिट्टी वाले इलाके होते हैं वहाँ अस्थमा के अटैक ज़्यादा हो सकते हैं। धूल मिट्टी से तो बचना ही चाहिए, और हर डॉक्टर बताता है कि धूल मिट्टी हर तरह से इंसानी जिस्म को मुतासिर करती है। एक बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अस्थमा के मरीज़ बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में बढ़ रहे हैं। एक तो डॉक्टर आशीष जैन, आप इस पर रोशनी डालें कि इसकी वजह क्या है। दूसरी बात, उसमें ये भी चीज़ शामिल की गई है कि ज़्यादातर जो अस्थमा के मरीज़ हैं उनका मर्ज़, उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा लेट पकड़ में आती है। इसकी क्या वजह है? देखिए, जो अस्थमा के मरीज़ बढ़ रहे हैं वो उसका एक कारण तो सीधे से ध्यान में आता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में प्रदूषण जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जी। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी अभी है कि जो लेट डायग्नोसिस हो रहा है उसका अनफॉर्चुनेटली कारण ये भी है कि अभी भी एस्थमा को लेके एक स्टिग्मा बहुत है जी। कोई भी पेशेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है कि उसको एस्थमा बीमारी है, वो सामान्य नहीं करना चाहते लोग, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम है। तो उसको वो टालते रहते हैं कि नहीं ये सामान्य सर्दी खांसी है, ये तो जुकाम है, ये तो अक्सर ऐसा हो जाता है। लोग भी अपनी ज्ञान देते रहते हैं। जी। तो ये एक बहुत प्रमुख कारण है जिसके कारण कि इसकी डायग्नोसिस में बहुत डिले होता है, और जितना ज़्यादा हम इसके डायग्नोसिस लेट करेंगे, जितना ज़्यादा हम इसका ट्रीटमेंट डिले करेंगे, उतने उसके ज़्यादा दुष्प्रभाव बढ़ जाते हैं। क्या इफेक्ट्स आएंगे उसके बारे में भी ज़रा सा बात करना बेहद ज़रूरी है, ताकि हमारे प्रोग्राम देखने वालों को भी पता चल सके कि अगर वो लेट इलाज के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो उसमें क्या नताइज हो सकते हैं, क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं? जी, इसमें सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जब हम एस्थमा को क्योर नहीं कर रहे हैं, जब फॉरगेट अबाउट क्योर, जब तक हम अस्थमा के सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तब तक जो सिम्टम्स हैं वो तो आपका परेशान कर ही रहे हैं। बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, बच्चा खेलने नहीं जा पा रहा है, आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, सांस की दिक्कत बनी हुई है, तो एक तो वो एब्सेंटिज्म का जो प्रॉब्लम है वो तो है ही है। साथ में अगर हमने इनकी सांस की सिकुड़न को, सांस की सूजन को, सांस की नलियों की सूजन को अगर हमने अपनी दवाइयों से ढीला नहीं किया है, अगर उनको मसल्स को रिलैक्स नहीं किया है, एयरवेज को डायलेट नहीं किया है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इसमें क्रॉनिसिटी आ जाती है। फिर वो
एक क्रॉनिक कंडीशन में वो कॉन्स्ट्रिक्टेड मोड में ही रहते हैं, जिसके कारण कि आगे चल के अगर हम उसका ट्रीटमेंट करना भी चाहें और कितनी भी दवाइयाँ भी दें तो भी वो उनमें उतना रिलैक्सेशन नहीं आता है। तो न कि सिर्फ हम इस समय जब हम अभी परेशान हो रहे हैं, जब तक हमें सिम्टम्स हैं, इस समय की हम परेशानी झेल रहे हैं, पर अगर अभी हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आगे चल के भी हमारी लंग की कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और आगे चल के हमें और ज़्यादा वो डिक्रीज होना उसका फिलहाल वो रिवर्सिबल, शुरुआत में अस्थमा रिवर्सिबल रहता है, बट जैसे जैसे हम आगे जाते हैं और उसको अगर हमने प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया तो हम देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा इरिवर्सिबल हो जाता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम शुरुआत से ही इन्हेलर्स और दूसरी नेबुलाइजर्स जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको नियमित रूप से लें, और अस्थमा से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत तफसील से यहाँ चीज़ों को बताया है। मैं आपसे एक और गुजारिश करूँगा, अभी थोड़ा सा मुझे कुछ सवाल डॉक्टर रोहित से लेने हैं, उसके बाद आपसे एक बहुत ख़ास सवाल मैं आपसे ही लूँगा। डॉक्टर रोहित, इलाज की बात करूँगा आपसे मैं, इसका क्या इलाज मुमकिन है, पॉसिबल है? दूसरी बात ये कि इसका इलाज कितने दिन का है, कितने दिन इसको इलाज किया जाएगा? क्या एक बार इलाज शुरू होने के बाद वो बंद हो सकता है या ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी उसको इलाज करना पड़ेगा पेशेंट जो भी होता है? तो इसका देयर आर टू टर्म्स, ट्रीटमेंट एंड क्योर। जी, मैं क्योर पे तो नहीं बोलूँगा, बट ट्रीटमेंट डेफिनेटली पॉसिबल है। मैं यहाँ चाहता हूँ आप बात करें। ट्रीटमेंट क्या होता है कि इसमें हम इन्हेलर्स देते हैं, वो एक ऐसा माध्यम है कि हम दवाई को डायरेक्ट सांस की नली तक पहुँचा देते हैं। जी, तो उससे वहाँ पे जाके वो जो दवाई है वो सूजन भी कम करती है। दूसरा, वो सांस की जो नली के जो मसल्स होती हैं उसको रिलैक्स करती है, ब्रोंकोडायलेट करती है, सांस की नली को खोल देती है। तो उससे सिम्टम्स में आराम मिलता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि एक तो है कि ब्रोंकोस्पाज्म हो रखा है तो आप कुछ दवाइयाँ लो जिससे वो सांस की नली खुल जाएगी, रिलीवर्स इन्हेलर्स जो होते हैं। बट एक होता है मेंटेनेंस इन्हेलर्स, ये सांस की नली की सूजन को ही दूर करने की दवाई है। तो जैसे मैंने बताया था, अगर आपका इन्फ्लेम्ड है और आप उसको टच कर दोगे तो आपको रिएक्शन होगा, हाइपर रिएक्ट करेंगे। तो अगर हम वो इन्फ्लेमेशन ही ख़त्म कर दें तो एक एस्थमा का मरीज़ एक बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। और ये हमारा टारगेट होता है कि हम इन्हेलर्स दे के सांस की नली की सूजन को ही जड़ से ख़त्म कर दें। तो पॉसिबल है जड़ से ख़त्म? जड़ से नहीं, बट वहाँ की सूजन तो हम ख़त्म कर सकते हैं जब तक मरीज़ इन्हेलर ले रहा है। प्रॉब्लम क्या होता है कि मरीज़ों को लगता है कि अब आराम आ गया, हम इन्हेलर बंद कर देते हैं। जब वो इन्हेलर बंद करते हैं तो पहले वो सूजन वापस आती है, उसमें उनको शायद उतनी दिक्कत ना भी हो, बट जब भी उस सूजन में कोई ट्रिगर लगेगा तो वो सूजन हाइपर रिएक्शन होगा, एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी होगी एंड वापस अस्थमा के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो हमारी ये सलाह रहती है कि अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं आप इन्हेलर्स रेगुलर लीजिए। अगर सिम्टम्स नहीं भी हो रहे तो भी हो सकता है कि आपको रेगुलर इन्हेलर से फ़ायदा हो। नाउ देयर आर मल्टीपल स्टेप्स जो अस्थमा को ट्रीटमेंट के लिए हम जो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, जीना गाइडलाइंस, उसमें मल्टीपल स्टेप्स सजेस्ट किए हुए हैं डिपेंडिंग ऑन कि अस्थमा की सिवियरिटी कितनी है। मोस्टली अस्थमा को हम इन्हेलर से बहुत आराम से ट्रीट किया जा सकता है विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स। तो कितने दिन के लिए इन्हेलर लेना पड़ेगा पेशेंट को? क्या सारी ज़िंदगी लेना पड़ेगा या जब वक्त में उसे प्रॉब्लम महसूस हो रही है तब लेना है? नहीं, इसके बारे में रिलीवर इन्हेलर जिसकी मैंने बात की थी वो तब लेना होता है जब दिक्कत हो, बट मेंटेनेंस इन्हेलर्स हो सकता है आपको लाइफ लॉन्ग लेना है। अब लाइफ लॉन्ग सुनते ही पेशेंट्स घबरा जाते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही सेफ तरीका है। हम माइक्रोग्राम क्वान्टिटीज़, बहुत छोटी क्वान्टिटीज़ को डायरेक्ट फेफड़ों में देते हैं, कंपेयर टू अगर कोई ऐसी दवाई होती जो मुझे रोज़ खानी होती, वो मेरे पेट में जाती, वहाँ से अब्जॉर्ब होती, पूरी बॉडी में जाती, बाल पे जाती, सिर पे जाती, हड्डियों पे जाती, वहाँ पे साइड इफ़ेक्ट करती। ये जो इन्हेलर्स की हम बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट सांस की नली में जाते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन है और और बिल्कुल आराम से वो सूजन को दूर कर देता है। डॉक्टर सौरभ, थोड़ा सा आप ये बताएं कि इन्हेलर को लेकर लोगों में ये बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है कि अगर एक बार इन्हेलर शुरू हो जाता है तो उसकी आदत हो जाती है और उसके बिना इंसान कहीं जा भी नहीं सकता है, ज़िंदगी गुजार भी नहीं सकता है। तो ये गलतफहमी है या क्या इसमें हकीकत है? इसके बारे में ज़रा सा बताएं। देखिए, जो ये है बिल्कुल गलत बात है एक मरीज़ के दिमाग में कि इन्हेलर की आदत पड़ जाती है। जी, इन्हेलर क्या है? जो आपकी बीमारी है वो उसका इलाज है। अगर आप इन्हेलर छोड़ दोगे तो बीमारी वापस आ जाती है। जी, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, मरीज़ सोचता है आदत पड़ गई। जो बीमारी है उसको कंट्रोल करना है। आप इन्हेलर लेंगे, कंट्रोल रहेगी, छोड़ दोगे, कुछ दिन ठीक रहोगे, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, बट वापस से दिक्कत चालू हो जाएगी। तो इसको आदत पड़ना नहीं कहते, इसको बोलते हैं बॉडी की नीड है, क्योंकि बॉडी को बीमारी है, उसको नीड है उस दवाई की, लेते रहेंगे ठीक रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में कि इन्हेलर एडिक्टिव हैं,
आदत पड़ जाएगी, इसके बिना नहीं जी पाओगे, अभी तो बच्चा है, अभी चालू मत करो, बड़ा होगा तब देखना। इस वजह से बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को दवाइयाँ नहीं देते। बहुत सारे ऐसे माँ बाप होते हैं कि हमारी बेटी की शादी होने वाली है, ये इन्हेलर लेगी तो कैसे इसकी शादी कर पाएंगे। तो ये सब भ्रांतियाँ हमको हटानी पड़ेंगी कि इन्हेलर बहुत ही सेफ चीज़ है। तरह की कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और ये बात आदत की नहीं है, बात ज़रूरत की है, नीड की है। इसे समझना चाहिए। और कभी भी इस तरह की प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर इन चीज़ों को, तो प्लीज़ उसको आप डॉक्टर के साथ मिलकर फॉलोअप कीजिए चीज़ों को, और कंटिन्यू कीजिए अगर आपको डॉक्टर इन्हेलर बताता है। एक बहुत ख़ास सवाल यहाँ पर मैं डॉक्टर आशीष जैन से लूँगा, जो बहुत ही ख़ास है, जिसके बारे में समझना हमें भी ज़रूरी है और उस मरीज़ को तो है ही जिसके साथ ये परेशानी है। डॉक्टर आशीष जैन, अक्सर सुनने में आता है कि ये अस्थमा का अटैक पड़ गया है किसी भी इंसान को। एक तो ये कि अस्थमा का अटैक क्या है, दूसरी बात ये कि उस वक्त जो लोग उसके आसपास हैं या ख़ुद भी मरीज़ क्या कर सकता है जिससे उसकी जान बच पाए। जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अस्थमा का जो अटैक है, इसका मतलब यह है कि जो अस्थमा के सिम्टम्स हैं वो बहुत अधिक मात्रा में अचानक से पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है। इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको मालूम है कि आपको अस्थमा है या डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है कि आपको अस्थमा है, तो आपके पास आपका जो रिलीवर इन्हेलर है वो हमेशा आपके पास होना चाहिए, है ना। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। थोड़ा सा बताइए इसके बारे में जो आप लेकर आए हैं। इस तरीके के ये इन्हेलर्स जो होते हैं, ये इन्हेलर है, ये ब्रेथ एक्टिवेटेड इन्हेलर है। कई लोगों को जो है ये इस तरीके से इन्हेलर भी कई तरह के होते हैं। जी, कई तरीके के इन्हेलर होते हैं। उनमें तरह के होते हैं, उनमें दवाइयाँ भी कई तरह की होती हैं। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये ब्रेथ एक्टिवेटेड इन्हेलर होता है, जिसमें हम सांस लेते हैं तब वो इन्हेलर जो है अपनी दवाई छोड़ देता है इसमें। ये जो है ये हमें मीटर डोज इन्हेलर हैं। इसको खोल के शेक करके इसको हम जब मुंह में लेंगे तो हमें इसको दबाना होगा और उसके साथ साथ अंदर गहरी सांस भी लेनी होगी, है ना। इसको दबा के इसको सांस अंदर लेंगे तो इससे ये इसके अंदर की जो दवाई है वो सीधे हमारे फेफड़ों में जाएगी। इसको और सुलभ तरीके से पहुंचाने के लिए एक स्पेसर होता है ना। ये स्पेसर को हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। ये जो इन्हेलर है इसको शेक करके हम यहाँ रखेंगे, इसको खोलेंगे और इसको मुंह में लगा के इसके अंदर इस तरीके से मुंह में लगा के फिर ये हमने जैसे ही दवाई इसके अंदर गई फिर हम आराम से इसमें सांस ले लेंगे। तो इससे ड्रग की जो डिलीवरी है वो हमारे फेफड़े में और अच्छी तरीके से जाती है। जी। तो ये जो इन्हेलर्स हैं, और एक इस तरीके से ड्राई पाउडर इन्हेलर भी होता है। ये ड्राई पाउडर इन्हेलर में ये दो अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं। एक रहता है ये इस तरीके का कैप्सूल, है ना। ये इस तरीके का कैप्सूल रहता है जिसे कि हम इस तरीके के डिवाइस में यहाँ पर अंदर डालेंगे, इसको बंद करेंगे और इससे इसके अंदर की जो दवाई है वो निकल के बाहर आ जाती है। और जब हम इसको मुंह के अंदर रख के गहरी अंदर सांस खींचते हैं तब वो जो ड्राई पाउडर है वो ड्राई पाउडर जिसमें कि वो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ सीधे हमारे फेफड़े में चली जाती हैं। तो ये तमाम सारी के इन्हेलर्स हैं। ये अगर आप अस्थमा से पीड़ित हैं, अगर आपको अस्थमा का रोग है, अगर डॉक्टर ने आपको ये प्रिस्क्राइब किया है तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि ये इन्हेलर्स जो भी आप इन्हेलर यूज़ करते हैं या जो आपको डॉक्टर ने बताया है वो इन्हेलर हमेशा आपके पास में होने चाहिए। जितने भी बच्चे हैं जो कि अस्थमा से पीड़ित हैं उनकी क्लास टीचर को, उनके स्कूल को ये मालूम होना चाहिए कि फ़लाँ बच्चा अस्थमा से पीड़ित है और इसके लिए क्या क्या ट्रिगर्स हैं। किसी के लिए कुछ खाने का आइटम ट्रिगर होता है, किसी के लिए तेज़ गंध ट्रिगर होती है, कोई परफ्यूम ट्रिगर होते हैं, कोई स्मोक ट्रिगर होता है। तो वो सारी जानकारी आपके स्कूल में होनी चाहिए ताकि वो स्कूल में बच्चा उनसे दूर रहे। और एक इन्हेलर हमेशा आपके बैग में, आपके बच्चे के बैग में होना चाहिए। जब भी उसको एक्यूटली अगर सांस की प्रॉब्लम दिख रही है और एकदम से सांस फूलना शुरू हो रही है, एकदम से खांसी है जो बंद ही नहीं हो रही है, तब वो इन इन्हेलर्स का इस्तेमाल कर सकता है और उससे हम देखेंगे कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर जैसे बच्चे स्कूल में रहते हैं तो वहाँ की जो इन्फर्मरी होती है, वहाँ का जो एक मेडिकल एरिया रहता है, तो उसमें अगर वो नेबुलाइज़र्स भी रखते हैं तो उससे भी हमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा।
इसी तरीके से मेरे जितने भी यंग एडल्ट्स और सीनियर सिटीज़न जो पेशेंट्स हैं उनको मैं हमेशा सलाह देता हूं कि जो आपके रिलीवर इनहेलर हैं खास तौर पे वो आपके वर्क प्लेस के आसपास होने चाहिए। एक आपकी ऑफिस की ड्रॉर में होना चाहिए, एक आपकी बेडरूम की ड्रॉर में होना चाहिए, एक अगर जो गृहिणियां हैं उनके किचन की ड्रॉर में होना चाहिए। ये इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, जो समय समय पर आप देखेंगे कि ये वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है और उसकी एक्सपायरी तो नहीं हो गई है। अगर एक्सपायरी हो गई तो उसको हमको रिप्लेस करना है। ये शायद आपको कभी 2, 4, 5 सालों में एक आध बार उसकी आवश्यकता पड़ेगी, पर जिस दिन उसकी ज़रूरत पड़ेगी और अगर वो आपके पास नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसे समझना चाहिए कि अगर कभी भी ऐसे हालात बनते हैं तो अगर आपके पास इनहेलर नहीं है जो आपको डॉक्टर ने बताया है तो आपकी ज़िंदगी पर भी बन सकती है। इसे समझना चाहिए। ये जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर उनके पास पूरा तजुर्बा है, पूरे ये रोज़ डील करते हैं इस तरह के मरीज़ को और इसको समझना चाहिए। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुँच चुका है। यहाँ पर मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, थोड़ा सा आप ये भी बता दीजिएगा कि अस्थमा से बचने के लिए किस तरह से आदमी डील कर सकता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या कर सकता है। देखिए, जो कॉमन फैक्टर्स हैं जिनसे कि अस्थमा ट्रिगर होता है उसमें डस्ट है, माइट है और बाकी घर के आसपास की चीज़ें हैं वो उन या तेज़ परफ्यूम वगैरह है उससे प्रॉब्लम आ सकती है। पेंट वार्निश की जो स्मेल है उसके कारण आ सकते हैं। तो अगर आपको अस्थमा है तो कोशिश करें कि घर में नया फर्नीचर लाने से पहले उसको थोड़ी देर बाहर ही रखें जिससे कि उसकी जो है गंध निकल जाए। एक आध दो इंटरवेंशन करके हम घर के अंदर की जो धूल है वो बाहर बहुत अच्छी तरह से फेंक सकते हैं और वो हमें ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं देगी। जिसमें कि झाड़ू अगर हम बंद कर दें और वैक्यूम क्लीनिंग करें और जो फटका मारना होता है, कपड़ा मारना होता है, उसको छोड़ के अगर वेट मॉपिंग पे अगर हम आ जाएं तो उससे वो जो धूल जो आपके फर्नीचर पर और आपकी ज़मीन पर जो जमा है वो वातावरण में नहीं जाएगी और उससे वो आप उसको अपनी सांस में नहीं ले पाएंगे। उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको अस्थमा है, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया था, तो कोशिश करें कि आप पेट्स से दूर रहें, चिड़ियों से दूर रहें। घर में तोते कबूतर नहीं पालें, कुत्ते बिल्ली नहीं पालें और अगर वो जानवर हैं भी आसपास तो वो कोशिश करें कि आपके बेडरूम, आपके ड्राइंग रूम से बाहर रहें, आपके साथ में ना आए, जिससे कि वो अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। एहतियाती तदाबीर जो प्रिकॉशंस हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं पर अपना आप पैगाम भी दे दीजिएगा, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप हमारे प्रोग्राम देखने वालों को। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको अस्थमा अगर बीमारी है तो इसको कोई और दूसरी सामान्य बीमारी की तरह से ही समझें। इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका समय समय पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको इन्हेलर दिया गया है तो वो इन्हेलर का नियमित रूप से इस्तेमाल करें। जिस तरीके से आपके डॉक्टर ने आपको बताया है उस तरीके से उसका इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि इससे दूर ना भागें। इसमें कोई शर्म महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई स्टिग्मा नहीं है, ना इन इन्हेलर से आपको किसी चीज़ की कोई लत पड़ती है या ये एडिक्टिव नहीं होते हैं। अगर आप इन इन्हेलर्स का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो न सिर्फ अभी इस समय जबकि आपको लक्षण हैं तब आपको बहुत आराम मिलेगा, पर आने वाली ज़िंदगी भी काफ़ी सुखद होगी। डॉक्टर रोहित, मैं आपसे यहाँ गुजारिश करूँगा आप अपना पैगाम भी दीजिए और थोड़ा डाइट भी यहाँ पर सर डालिए कि किस तरह की डाइट वो लोग ले सकते हैं जिनको अस्थमा है, और अगर कोई लोग अपनी आपको बचाना चाहते हैं अस्थमा से तो वो किस तरह की डाइट का इस्तेमाल करें। डॉक्टर रोहित। तो अस्थमा में ये एडवाइस रहेगी कि अगर आपका डाइट है वो एक बैलेंस्ड डाइट हो, जो अगर कोई ट्रिगर्स जैसे हैं, जो डाइटरी ट्रिगर्स बहुत रेयर होता है, बट अगर कोई है तो उसको डेफिनेटली अवॉइड करिए। बट एक बैलेंस्ड डाइट लीजिए, फ्रेश वेजिटेबल्स लीजिए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके लिए, आपकी लंग हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। पोल्यूशन से बच के रहिए, हाइड्रेशन मेंटेन करिए। उससे क्या होता है, जो आपके सिक्रीशंस होंगे वो आप आराम से निकाल पाओगे, तो पोल्यूटेंट्स का अंदर जाना कम हो जाएगा। रही बात क्या मेरा मैसेज रहेगा, सर ने सब कवर कर ही लिया है कि भाई इन्हेलर्स अपना टाइम से ट्रीटमेंट करिए, इस डायग्नोसिस से डरिए नहीं, इलाज ठीक करवाइए, इन्हेलर्स लीजिए। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वैक्सीनेशन भी एक माध्यम है जिससे हम ये वैक्सीनेशन, क्या अस्थमा के लिए वैक्सीन भी कोई है? सो अस्थमा के लिए वैक्सीन नहीं, बट वो आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए डेफिनेटली वैक्सीन अवेलेबल हैं। वायरल एक बहुत कॉमन ट्रिगर होता है। वायरल के मौसम में हम देखते हैं कि अस्थमा के पेशेंट्स की दिक्कत बढ़ जाती है। तो ऐसे मरीज़ अगर अपना
इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ले लें तो हो सकता है उनके अस्थमा के अटैक्स भी थोड़े कम हो जाएं। ओके डॉक्टर रोहित, एक चीज़ और गुजारिश करूँगा आपसे मैं यहाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप एक्सरसाइज को बहुत पसंद करते हैं और आप डेली एक्सरसाइज करते भी हैं। तो जो अस्थमा के मरीज़ हैं वो किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो अस्थमा के मरीज़ नहीं भी हैं वो किस तरह की एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी में लाएँ जिनसे उनके लंग्स सेहतमंद रहें और उनको अस्थमा जैसी एलर्जी वाली प्रॉब्लम या दूसरी तरह की रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ना हो? तो इस मामले में मैं ये 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो अगर आपका अस्थमा कंट्रोल पे है आप सब कुछ कर सकते हो। आई कैन गिव यू एग्जांपल्स जहाँ पे एंड्योरेंस एथलीट्स हैं, माउंटेनियर्स हैं जिनको अस्थमा था, उन्होंने इनहेलर्स लिए और वो अपनी ड्रीम पूरा सक्सेसफुली जी पाए, माउंटेन्स तक चढ़ पाए, वो सारे स्पोर्ट्स खेल पाते हैं। तो अगर आपका अस्थमा कंट्रोल पे है आप सब कर सकते हैं, आपको कोई डरने की बात नहीं है। दूसरा एक चीज़ और होती है, देयर समथिंग नोन एज एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। कभी कभी एक्सरसाइज और कभी खासकर अगर हम उसको बहुत कोल्ड में करते हैं तो कोल्ड एयर से भी ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है। तो आप अगर आपको अस्थमा की दिक्कत है और आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप मेक श्योर आप अपने इनहेलर्स ले रहे हैं। आप ये देख लीजिए अगर आपको हल्की सी भी दिक्कत हो रही है तो आप रुक जाओ, थोड़ा रिलैक्स करिए, अपना रिलीवर इनहेलर लीजिए और फिर नेक्स्ट डे फिर से ट्राई करिए कि आप कितनी इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। अगर आपको हर बारी एक्सरसाइज करने पे ब्रोंकोस्पैज्म हो रहा है तो आप ये भी कर सकते हो, जो आपका इनहेलर है वो आप एक्सरसाइज से 10-15 मिनट पहले ले लीजिए और फिर जब तक उसका असर आएगा तब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप प्लीज़ एक्सरसाइज से डरिए नहीं। अगर आपको अस्थमा की दिक्कत है आप अपने इनहेलर्स लीजिए और आप जितनी एक्सरसाइज करना चाहें आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज मना नहीं है, लेकिन जो तरीक़े माहिरीन बताते हैं उनको उन पर फॉलो करना, उन पर चलना वो ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर सौरभ, अब आपसे भी मैं एक सवाल लास्ट में लेना चाहूँगा यहाँ पर। आप अच्छे से जानते हैं और आप तो जानती हैं, आप एक्सपर्ट हैं और हम भी जानते हैं कि किसी भी एक्सरसाइज का ताल्लुक़ लंग्स से होता है। तो इंसानी जिस्म के लिए जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जिसका ताल्लुक़ पूरे जिस्म से है, जिसका ताल्लुक़ लंग्स से है, वो कौन सी है? हर इंसान को, अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं, हर किसी को एक्सरसाइज करनी चाहिए। कौन सी एक्सरसाइज आप रिकमेंड करते हैं? तो जनरली जो हर कोई कर सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति, वो होता है चलना। तो एक वॉकिंग एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज होती है, हम उसको एक्सरसाइज में कैटेगराइज नहीं करते हैं पर वो हर कोई कर सकता है। आप अपना एक स्टेप काउंट होता है, आप करिए। आप अस्थमा के पेशेंट हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे पहले आप इनहेलर लें और आप अपना धीरे धीरे अपने एंड्योरेंस को बढ़ाएं। आज 1000 स्टेप्स किए, कल 1500 करें, 2000 करें, धीरे धीरे। वो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, सब कर सकते हैं। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो अस्थमा के लिए होती है वो एक है योगा और दूसरा है प्राणायाम। तो ये दोनों एक्सरसाइज पूरी बॉडी को मोबिलाइज, सारे जॉइंट्स को मोबिलाइज करने में हेल्प करती हैं। और जो लंग्स में हाइपर इन्फ्लेशन होता है, यानी कि जो अस्थमा में सांस की नलियों में हवा भर जाती है, उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। तो प्राणायाम एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हम जनरली अपने अस्थमा के मरीजों को बताते हैं कि जिससे उनके अस्थमा के अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं और उनकी जनरल बॉडी वेलबींग भी इम्प्रूव हो जाती है। यहीं पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम देखने वालों को, डॉक्टर सौरभ? तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज तो यही है कि अगर आपको लक्षण है तो उनको छुपाएं नहीं, अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आपका डॉक्टर आपको अस्थमा बताता है तो डरे नहीं, उसको फेस करें, उसका ट्रीटमेंट करें। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, छुपाएं नहीं, डरे नहीं। और स्पेसिफिकली बाकी लोगों के लिए जिनको अस्थमा नहीं है उनके लिए ये मैसेज है कि अस्थमा के मरीज के साथ भेदभाव ना करें। ये आज भी सोसाइटी में देखा जाता है, किसी के घर में अस्थमा का मरीज़ होता है तो आस पड़ोस वाले कहते हैं इनके बच्चों के साथ मत खेलना, इनको दमा है, या इनके घर नहीं जाना, इनको दमा है। तो अस्थमा ऐसे नहीं फैलता साथ खेलने, साथ रहने से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अस्थमा के मरीजों के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। मतलब किसी तरह का भेदभाव जो होता है वो चीज़ों को ख़राब करता है, बिल्कुल बेहतर नहीं करता। अगर कोई अपने बच्चों को बचा रहा है तो वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये फैलने वाला मर्ज नहीं है, ये दूसरी तरह की चीज़ें हैं। डॉक्टर आशीष, डॉक्टर रोहित, डॉक्टर सौरभ, आप तीनों एक्सपर्ट्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हेलो डॉक्टर की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप प्रोग्राम में आए और इतनी कीमती जानकारियाँ यहाँ पर हमारे नाजरीन को, प्रोग्राम देखने वालों को दी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। यहाँ पर एक बात साफ़ हो गई है, किसी भी तरह का जो मर्ज़ होता है उसे समझना ज़रूरी है। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझने की ज़रूरत है। जैसे कि बात यहाँ पर अस्थमा की हो रही है। अस्थमा एक ऐसा मर्ज़ है, अगर आप उसे वक्त पर पहचान लेंगे, अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो पूरी तरह से ये ठीक हो सकता है और काबू में आ सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिए और समझिए चीज़ों को, और वक्त पर इलाज लेना बेहद ज़रूरी है।
एक गुजारिश हमेशा हर हफ्ते आपसे रहती है कि हमारा जो ईमेल आईडी इस वक्त दिखाया जा रहा है, इस पर आप डायरेक्ट मेल कीजिए। हमारे इस प्रोग्राम में, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में, अगर किसी भी तरह की आप अपनी कीमती राय देना चाहें तो उस पर दे सकते हैं। इसके बाद ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाता है, वहाँ जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, और किसी भी तरह का अगर मर्ज़ है उस डॉक्टर के पास जाके समझिए, किसी आम आदमी से उसके बारे में बात ना कीजिए, ये आपसे गुजारिश भी है। आदाब। सिगरेट नोशी खुद भी ना करें और धुएं वाले माहौल से बचें। ठंडी अशिया और बहुत ठंडे पानी के इस्तेमाल में एहतियात करें। मौसमी तब्दीली के दौरान खास एहतियात और मास्क का इस्तेमाल करें। एलर्जी पैदा करने वाली चीजों जैसे पालतू जानवरों के बाल और परफ्यूम से बचें। सांस में शदीद तकलीफ या बार बार खांसी की सूरत में फौरन डॉक्टर से रुजू करें। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं और पानी मुनासिब मक़दार में पिएं। हल्की वर्जिश और सांस की मशकें रोजाना करें। वक्त कड़ा है,